नमस्कार स्टूडेंट्स। कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं क्लास के ऊपर। सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए क्लास शुरू करते हैं। वॉइस इज क्लियर टू ऑल? प्लीज गिव ए थम्स अप और कंफर्मेशन। चलिए, तो सो फार अभी तक हम लोगों ने अपने इन्फ्लेशन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो मुझे एक चीज आप बताइए कि इन्फ्लेशन में मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन सीपीआई पर मेजर होती है या डब्ल्यूपीआई पर? बताया था? कोई ऐसा पॉइंट लिखवाया था? नोट्स में चेक करके बताओ जरा कि कोई ऐसा पॉइंट लिखवाया था या नहीं लिखवाया था। अगर नहीं लिखवाया तो जल्दी से लिख लीजिए कि इन्फ्लेशन दोनों पर मेजर होती है, सीपीआई पर, डब्ल्यूपीआई पर। लेकिन जो मार्केट इन्फ्लेशन है वो सीपीआई पर मॉनिटर होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इन्फ्लेशन रेट आपकी जो सीपीआई पर मॉनिटर होती है और इसका बेस ईयर है 2012। और इवन सीपीआई के अलावा इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई पर भी मेजर की जाती है और इसका जो बेस रेट है वो है 2011 और 12। तो दोनों चीज लिख लीजिए। अगर नहीं लिखा है लास्ट क्लास में तो ये दो पॉइंट रह गए थे। इफ यू हैव नॉट रिटन द सेम तो आप ये लिख लीजिए कि इन्फ्लेशन सीपीआई पर मेजर होती है, उसका बेस ईयर 2012 है, और डब्ल्यूपीआई पर भी मेजर होती है जिसका 2011-12 है। ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और यह है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब आपका एक काम है, ध्यान से सुनिए। इट इज योर ड्यूटी कि, ध्यान से सुन लीजिए, एक सीपीआई कितने टाइप की होती है और होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई मतलब इस इंडेक्स के कितने टाइप हैं और होलसेल के कितने टाइप्स हैं, और इन दोनों इंडेक्स को कौन रिलीज करता है। इट इज योर ड्यूटी टू चेक इट आउट। आई विल नॉट टेल सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को कौन रिलीज करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कमोडिटी वाली मिनिस्ट्री इसको यूज करती है, सीसीपीआई करती है, या कौन सी मिनिस्ट्री इसको रिलीज करती है। इट इज योर ड्यूटी टू चेक इट आउट कि सीपीआई डब्ल्यूपीआई को कौन रिलीज करता है और सीपीआई कितने टाइप का होता है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉवर्टी। हेडिंग डाले।
गरीबी। तो यहां से पॉवर्टी से भी आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्यादा इसको लेंथी नहीं लूंगा, मेन मेन बातें आपको बता दूंगा सारी, जो आपके एग्जाम के सराउंडिंग आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो पॉवर्टी का मतलब गरीबी। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, हाउ विल यू डिफाइन इट, कि व्हाट इज पॉवर्टी, देन अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी की, तो देखिए सब अपना अपने प्रिडिक्शन के हिसाब से रिप्लाई देते हैं कि पॉवर्टी एक ऐसा है जिसमें कोई व्यक्ति गरीब है। अब गरीब का तो इसका मतलब ही गरीब है। अब गरीब का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय गरीब, पॉवर्टी किसे कहेंगे? तो देखिए पॉवर्टी एक एक ऐसी स्टेज होती है। पॉवर्टी क्या है? एक स्टेज है जिसमें एक व्यक्ति, एक पर्सन नॉट कैपेबल, पर्सन नॉट कैपेबल होता है। किस चीज के लिए नॉट कैपेबल होता है? टू अर्न लिवलीहुड थिंग्स या गुड्स। ठीक है, लिवलीहुड गुड्स को अर्न करने में इनकैपेबल होता है। लिखवा रखा है मैंने पॉवर्टी के बारे में जब इन स्टार्टिंग में डेफिनेशन दी थी। तो क्या है कि अपने दैनिक यूज की जो डे टू डे बेसिस की थिंग्स हैं उनको अर्न करने में वो इनकेपेबल होता है। तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? पॉवर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए अगर किसी ने नहीं लिखा कि इट इज अ स्टेज इन विच ए पर्सन इज इनकेपेबल टू अर्न लिवलीहुड गुड्स फॉर इट्स या फॉर हिज सर्वाइवल। हाँ वो लिख सकते हैं, इज अनेबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। तो वो बेसिक नीड्स आपकी यही आ जाएंगी। पर्सन इज नॉट कैपेबल या अनेबल या इनकैपेबल, कुछ भी लिख लीजिए आप। यू कैन एक्सप्रेस द सेम इट योर ओन वर्ड्स। अब देखिए ये हो गई गरीबी। व्हाट डू यू मीन बाय गरीबी, पहली चीज। दूसरी चीज आपसे यहां पर जब हम देखते हैं कि इसके कितने टाइप्स हैं, तो गरीबी के मेजरली दो टाइप्स निकाले जाते हैं। गरीबी के मेनली क्या है, दो टाइप्स जस्टिफाई किए जाते हैं। पॉवर्टी के दो टाइप्स मेनली बताए जाते हैं। तो पहला जो टाइप है, अब चार्ट बना लेंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। हिंदी में कहें तो संपूर्ण गरीबी, और इसको बोलाते हैं सापेक्षिक गरीबी। संपूर्ण और सापेक्षिक गरीबी। अब संपूर्ण गरीबी किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट पॉवर्टी? तो देखिए संपूर्ण का मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें वो पूरी तरीके से इनकैपेबल है अपनी बेसिक नीड्स को कलेक्ट करने। भोजन जो उसकी बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, वो उसकी बेसिक नीड है। उस बेसिक नीड को कंप्लीट करने में, फुलफिल करने में अगर कोई व्यक्ति इनकैपेबल है तो उस स्टेज को बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, अब आती है बात रिलेटिव पॉवर्टी की। तो रिलेटिव पॉवर्टी की किस तरीके से मैं समझा देता हूं, लिखवाने को मैं शॉर्ट में लिखवा दूंगा, पहले आप समझ लीजिए क्योंकि समझी हुई चीज आपको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आप। तो रिलेट जैसे बोलते हैं ना रिलेटिव, तो रिलेटिव मतलब होता है कि आप जिससे रिलेट करते हैं, रिश्तेदारी बोलते हैं ना। रिलेटिव का मतलब क्या है? रिश्तेदारी। बट यहां पर रिलेटिव का सापेक्षिक वही रिश्तेदारी वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर जैसे देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि ये शर्मा जी हैं और ये मिश्रा जी है।
अब शर्मा जी की इनकम है 20,000 मंथली और मिश्रा जी की इनकम है 50,000 मंथली। अब जब मिश्रा जी की इनकम 50,000 मंथली है तो इनके घर में फ्रिज, टीवी, सारी लग्जरियस गुड्स वो कैपेबल होंगे वो चीजें अफोर्ड करने के लिए। तो शर्मा जी लेकर आते हैं फ्रिज, टीवी, ठीक है, और कार। अब इधर मिश्रा जी लेकर आते हैं फ्रिज, टीवी, कार। उधर शर्मा जी की घर में प्रेशर बनाया जा रहा है कि मिश्रा जी तो फ्रिज ले आए, टीवी ले आए, कार ले आए, तुम क्यों नहीं ला रहे। तो जब ये व्यक्ति इनसे रिलेट होकर, अपने पड़ोसी से रिलेट होकर, देखकर, यानी उस टाइम की सोशल स्थितियां देखकर, अब कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। अब आप एक स्लम एरिया से किसी हाई स्टैंडर्ड या प्रोफाइल एरिया में जाएं तो आप बेशक कितने ही पुअर क्यों ना हो, लेकिन आप कोशिश ये करेंगे कि आप उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाए। और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, अपनी अदर बेसिक नीड्स में डिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कटौती करेंगे कि यार इधर से 4 पैसे बचा लूं, कैसे कैसे करके किसी तरीके से मैं पैसे इकट्ठा कर लूं और मैं उस स्टैंडर्ड, अप टू द स्टैंडर्ड में आ जाऊं। तो वहां पर क्या होगा, इस स्टेज को फुलफिल करने के लिए वो अपनी बेसिक नीड्स में कटौती करने लगेगा, करने लगेगा, करने लगेगा। और उस करने की स्थिति में क्या होगा, वो किस तरह पहुंच जाएगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की तरफ। ठीक है, तो जब वो रिलेट, मतलब इस तरीके से वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को मिनिमाइज करने लगेगा, और मिनिमाइज करने के बाद वो अप टू द स्टैंडर्ड आने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन वो ना तो अप टू द स्टैंडर्ड पहुंच पाएगा और ना वो बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा। तो वो कौन सी स्थिति में चला जाएगा, रिलेटिव पॉवर्टी की स्थिति। हम वो कहेंगे कि पूरी तरीके से वो गरीब भी नहीं है, कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकता, कर सकता है बट वो कर नहीं रहा, क्योंकि उसको उससे ऊपर के स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, बेसिक चीजों में वो कटौती कर रहा है। तो ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर हम दूसरों को रिलेट करते हुए अपनी कंजप्शन में डिडक्शन करते हैं। कौन सी कंजप्शन में, जो बेसिक कंजप्शन होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको हम रिड्यूस करते हैं अप टू द स्टैंडर्ड आने के लिए। तो उस स्टेज को रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। और एक एक लेवल एक ऐसा आता है कि अगर उस व्यक्ति ने अपनी उस स्थिति को बैलेंस नहीं किया तो वो फाइनली यहां से इस स्थिति में भी पहुंच सकता है। ज्यादा पैसा बचाने के चक्कर में, ज्यादा चीजों की तरफ भागने के चक्कर में, तो इसी रिलेटिव पॉवर्टी को ध्यान में रखकर एक कहावत कही गई है कि जिसके जितनी चद्दर हो वो उतने ही पैर फैलाए तो ज्यादा अच्छे है ना। तो चद्दर से बाहर निकलोगे तो वह तो मच्छर काटेगा या तो ठंड लगेगी। तो वो उसी तरीके से है कि जैसे ही चद्दर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ये लोग, तो वो कौन सी स्टेज में आ जाते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक सोसाइटी में जब एक व्यक्ति अपने को रिलेट करता है सोसाइटी मेंबर्स से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, या उस सोसाइटी के स्टैंडर्ड से अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो उस केस में वो क्या करता है कि अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस करता है। तो लिखें, अब इसमें लिख लीजिए कि इसमें तो वही बात लिख लीजिए जो पॉवर्टी में लिखी थी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाली में जो पॉवर्टी में आपने डेफिनेशन लिखी थी वो लिख लीजिए कि इसमें स्टेज वो ऐसी स्टेज है कि जिसमें वो कंप्लीटली इनकैपेबल होता है अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में। और यहां पर लिखिए, इट इज अ स्टेज इन विच ए पर्सन reduced his basic requirements keeping in view to achieve the social standard or position।
It is a state in which a person reduced his basic requirements, keeping in view to achieve the social standard और position. वो सोशल स्टैंडर्ड और पोजीशन को ध्यान में रखते हुए उस चीज को अचीव करने के लिए वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस करता है, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को? किसी को कोई डाउट? बोलिए। क्लियर है सभी को? अब देखिए, इसका एक तीसरा स्टैंडर्ड आया है। फ्रॉम द बिगिनिंग ये दो पॉवर्टी चल रही हैं, लेकिन हुआ क्या कि 1990 में जब इस्टेब्लिशमेंट हुई यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो मैंने शायद आपको स्टार्टिंग में रिलेट किया होगा जब हम ह्यूमन राइट्स पर डिस्कशन कर रहे थे, ब्रंटलैंड कमीशन पर भी मैंने बात की थी। तो यूएनडीपी जब आया तो यूएनडीपी ने ब्रंटलैंड कमीशन, क्लब ऑफ रोम और उधर शुरू में स्टार्टिंग में बात की थी ना मैंने, तो वहां पर इस यूएनडीपी ने क्या करा, सामाजिक स्थिति को एनालाइज किया और एनालाइज करके ये बताया कि भाई एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी, तो चलो एक अदर थ्योरम, दो चीजें हो गई, ये आपने जस्टिफाई कर दी, लेकिन समाज में इनके अलावा भी एक प्रकार की गरीबी चल रही है, और जिसको अगर सोसाइटी के द्वारा या किसी देश की सरकार के द्वारा इग्नोर किया गया तो वो अपनी इकोनॉमी को, अपने देश को डाउनग्रेड कर सकती, यानी वो इतनी इफेक्टिव है कि वो किसी देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बिगाड़ सकती। तो इन्होंने, यूएनडीपी ने एक नई पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट दिया और उसे कहा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, और इसी के आधार पर ही अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में क्या बताया कि उन्होंने कहा कि भाई अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स और उसकी जो डे टू डे बेसिस की चीजें हैं या लग्जरियस उसका जो लाइफस्टाइल है, सिर्फ आप उनको आधार में रखकर किसी व्यक्ति को अमीर और गरीब कह रहे हो, तो इट इज रबिश। ये बहुत ही बिल्कुल नाइंसाफी होगी एक देश के साथ, एक देश की अर्थव्यवस्था के साथ और लोगों के साथ। तो ये हुआ कि भाई आप किस चीज की बात कर रहे हो? तो यूएनडीपी ने कहा कि हमें गरीबी का स्तर इस आधार पर भी मापना चाहिए कि एक व्यक्ति के पास कितनी एजुकेशन है, पहली चीज, उसको कितनी हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं, क्या वो एजुकेशन पाने के लिए, बेसिक एजुकेशन पाने के लिए कैपेबल है? अगर नहीं है तो उसको गरीब माना जाएगा। आप सिर्फ खाने के आधार पर ही उसको गरीब मत समझो। समझ आ रही बात? तो वहां पर यूएनडीपी कहता है कि एजुकेशन मिल पा रही है किसी व्यक्ति को किसी देश में, उसको देखो। हेल्थ उसका स्टैंडर्ड, वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के को एक बार को चल जाएगी, 2 दिन भूखा रहेगा, लेकिन 2 दिन बीमार रहेगा तो मर जाएगा। तो क्या उसको बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज मिल पा रही है? क्या वो इस स्टेज में है कि वो अपनी बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज के लिए इतना पैसा जुटा पा रहा है? तो एजुकेशन पर कहा, हेल्थ की बात की। इसके अलावा आप देखेंगे तो जैसे बेसिक चीज एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, फिर उस कहा कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर तो बेसिक फूड्स वगैरह हो गई, नेसेसिटीज हो गई, फिर क्या उसको न्यूट्रिशन मिल पा रहा है? उस खाने में अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन मिल रहा है? क्या सिर्फ खाना ही जरूरी है? खाते तो जानवर भी हैं। वो खाना किस स्टैंडर्ड का मिल रहा है उसको, उसमें न्यूट्रिशन लेवल है नहीं है? अब देखिए, उसी के आधार पर आपने देखा होगा कि मैंने बात की थी, यूएनडीपी ने ही एसडीजी रिलीज करे थे,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उस पर मैंने चर्चा की थी और मैंने बताया था कि टोटल हमारे एसडीजी 17 के आसपास 17 एसडीजी फिक्स हुए हैं। उन 17 एसडीजी में से 1 2 3 ये एसडीजी हैं। और आप देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान 2002, हेल्थ को लेकर कितने मिशन चल रहे हैं, ये स्वास्थ्य बीमा योजना, ये योजना, ये योजना, कितनी स्कीम्स आ रही है गवर्नमेंट लेकर। और पोषण को लेकर भी देखिए, मिड डे मील, भाई स्कूल लेवल पर देखें मिड डे मील चल रहा है ना, तो उसमें एक बैलेंस डाइट दी जाती है ना, उसमें प्रोटीन का भी देखा जाता है, उसमें विटामिन को भी देखा जाता है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है। तो ये 3 बेसिक चीज कहा। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कहा कि भाई आप खाने पीने की चीज, जबकि उसकी डे टू डे लाइफ की चीजें को साथ, अगर इन चीजों को जोड़ोगे और इन चीजों के स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करोगे, इन चीजों को मेंटेन करोगे कि आप देख रहे हो कि क्या सिर्फ व्यक्ति भोजन ही इकट्ठा कर पा रहा है, क्या वो अपना टीवी फ्रिज कूलर ही इकट्ठा कर पा रहा है। अगर उसको एजुकेशन नहीं मिल पा रही तो वो गरीब माना जाएगा। अगर उसको वो अपनी हेल्थ सर्विसेज को नहीं जुटा पा रहा, अरेंज कर पा रहा, तो उस देश में गरीबी है। और अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेवल नहीं मिल पा रहा है, उसको रिच डाइट नहीं मिल पा रही है, तो वो भी गरीब है। तो आप इनके साथ इन 3 सेक्शंस को भी देखो। तो दुनिया के देशों ने फिर इसी के आधार पर, यूएनडीपी ने कहा कि ठीक है आप मल्टी तरीके से सोचो, बहुत सारे एरियाज को कवर करो। तो बेसिक एरिया ये निकल के आए, इन एरियाज को कवर करा इनके साथ। तो इसी के आधार पर आपने देखा होगा यूएनडीपी के द्वारा हर साल एमपीआई रिलीज किया जाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इंडिया की रैंकिंग क्या है, दूसरे देशों की रैंकिंग क्या है, समझ आ रही बात। तो आपसे पूछ लेगा कि बताओ एमपीआई रिलीज कौन करता है। अब एमपीआई क्या है पता तो हो पहले कि व्हाट इज एमपीआई। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, और इन पॉवर्टी के इंडेक्स के बेसिक पैरामीटर्स क्या है, ये है। मेरी बात समझ में आ रही सभी को, बोलिए। तो यहां पर लिख लीजिए नंबर 3, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इंडिया रैंक 66। तो यहां पर एजुकेशन, हेल्थ और जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के साथ लिख लेना एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये जो ऊपर बात की थी ना मैंने कि व्यक्ति जीवन जीने के लिए क्या, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसी में आ जाता है, न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड एंड लिविंग। इन 3 आधारों पर इंडेक्स रिलीज होता है एमपीआई। अब हेल्थ में देखिए, हेल्थ में अगर मैं बात करूं तो हेल्थ में जैसे सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर उसको पीने का मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो हेल्थ के अंदर ही आ जाता है ना सारी चीजें, वो सारी चीजें वहां जाती हैं। उसको स्वास्थ्य सर्विसेज मिल रही है, सैनिटेशन, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वो स्लम एरिया में गंदी झुग्गियों में, नालों के किनारे डर्टी एरियाज में रह रहा है, तो वो किस तरीके से, तो उसको ये हेल्थ पे इफेक्ट करेंगे। यानी एक तरीके से कहें तो हम उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट किस प्रकार का मिल रहा है, वो किस सोसाइटी में रह रहा है, वो भी हेल्थ उसका इफेक्ट करेगा।
तो वहां पर फिर वो क्या है कि इन सब एरियाज को कवर करने के लिए चीजें आ जाती हैं। एजुकेशन में देखा जाता है कि उसको स्कूल लेवल पे क्या एजुकेशन मिल रही है, स्कूल लेवल के बाद उसका जो एकेडमिक्स लेवल है उस पर उसको क्या एजुकेशन मिल पा रही है। फिर स्कूलिंग में देखिए कि बेसिक ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है भाई, इसीलिए तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का की फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई और 21A में फंडामेंटल राइट दिया गया। कब दिया गया? 2002 के बाद ही तो दिया दिया ना, 2002 के बाद ही। क्यों? क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान लाया गया, बेसिक एजुकेशन राइट दिया गया, हेल्थ पर ध्यान दिया गया, आर्टिकल 40, आर्टिकल 47 पर्टिकुलरली डीपीएसपी में बोला गया है आर्टिकल 47 में। तो ये सारी चीजें क्यों ध्यान रखेगी? क्योंकि 1990 में यूएनडीपी इज सजेस्टेड टू एवरी नेशन कि भाई आप सिर्फ इन पर ही देखोगे, रोटी कपड़ा मकान पर, तो क्या करोगे? आप इसके आधार पर ही गरीबी को जस्टिफाई कर दोगे? भाई इन चीजों के बारे में भी देखो, यही तो पिलर है किसी एक देश का, सिर्फ खाना ही ठूसना थोड़ी ना है। समझ आ रही बात? तो इन अब अगर आपसे पूछे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी किन 3 पैरामीटर्स पर इंडिकेट की जाती है, 1, 2 और 3, कौन भी करता है? कैलकुलेट यूएनडीपी। और उसी के आधार पर एक रिलीज होता है इंडेक्स, एमपीआई इंडेक्स, जो हर साल रिलीज होता है। ठीक है, तो इसमें सारी चीज देखी जाती है। अब जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखिए, अब जैसे आर्टिकल 21 के जितने फीचर्स हैं वो सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आते हैं। उसको बिजली मिल पा रही नहीं, उसको स्वच्छ हवा मिल पा रही नहीं मिल पा रही, उसको स्वच्छ एनवायरमेंट, वो प्रॉपर स्लीपिंग टाइम मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है ना, उसको स्वच्छ जल और एंटरटेनमेंट की सुविधाएं मिल पा रही नहीं मिल रही। भाई जरूरी सब जब सबको मिल रहा है तो हमें क्या उसको इंटरनेट एक्सेस मिल पा रही है? क्या उसको टेलीफोनिकली एक्सेस मिल पा रही है? उसको सोसाइटी में प्रॉपर बैलेंस मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा? तो आर्टिकल 21 के फीचर सारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आते हैं। किसी व्यक्ति को किसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स या एक स्टैंडर्ड जिस जैसा होता है ना, कि आपने देखा होगा कि कई मूवीज में दिखाया गया है कि जैसे कि सोशल हिपोक्रेसी और सोशल इतना मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अरे एक वर्ड दिमाग से उतर गया, सोशल सोशल अरे सोशल अत्याचार, जिसे सामाजिक अत्याचार बोलते हैं, एक वर्ड है उसके लिए यूज किया जाता है वो। तो आपने देखा होगा जैसे कि एक मूवी आई थी उसमें ये सारी चीज दिखाई गई थी। जैसे मुझे ध्यान नाम नहीं याद आ रहा कौन सी थी, मैंने देखा था रफली, एक तो उसमें ही दिखाया गया था कि एक लड़के की शादी हो रही है और उसकी बारात निकल रही है घोड़ी पे। तो दूसरी सोसाइटी के लोग, उसी की सोसाइटी के जो अपर लेवल के लोग हैं, वो आते हैं, कहते हैं कि नहीं तू घोड़ी पे बैठ के नहीं, तुम घोड़ी पे बैठ के नहीं जा सकते, तुम्हारी जात इस स्टैंडर्ड की नहीं है कि तुम घोड़ी पे बैठकर निकल पाओ। तो इस तरीके से सोशल आधार पर क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है ना। एक ही कास्ट के अंदर, एक ही कम्युनिटी के अंदर अगर इस तरीके से रोका जा रहा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां का कैसा है? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरीके की सोशल जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उनको भी ध्यान में रखकर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में देखा जाता है कि इन आधारों पर भी तो गरीब माना जाएगा किसी व्यक्ति को। अगर किसी व्यक्ति की एथिकल भावनाओं के साथ उसकी एथिकल भावनाओं को दबा के रखा गया है, अगर उसको सोसाइटी में इतना मतलब प्रेशराइज करा गया है कि आप अपनी चीजों को नहीं प्रॉपरली अचीव कर पा रहे हैं, तो वो भी तो गरीब हुआ ना उस आधार पर। गरीब सिर्फ ये थोड़ी ना है कि पैसा नहीं है तो ही गरीब है, एक व्यक्ति मानसिक आधार पर भी तो गरीब होता है। मान लीजिए किसी का दिमाग ब्रिलियंट है कोई, या किसी का दिमाग कमजोर है, तो वो उस स्टैंडर्ड पे भी तो गरीब हुआ। तो वो सारी चीज एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाती हैं। आई होप आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट लिखें। मेथड्स ऑफ measuring poverty. Methods of measuring poverty.
तो जब इसके देखेंगे तो बेसिक 3 मेथड्स यूज किए जाते हैं। पहला हेड काउंट रेशो, तीन आधारों पर पॉवर्टी को मेजर किया जाता है। कि पहला तो ये देश की जनसंख्या है, इसमें 131 सीआर लोग हैं। अब इन 131 सीआर में लोगों को सीधे सीधे काउंट कर लिया कि भाई हाँ, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी चीजों के आधार पर ये 31 सीआर लोग या 100 सीआर लोग गरीब हैं। तो ये क्या हुआ, सीधे सीधे व्यक्तियों के सिर गिन लिए, उनकी नंबरिंग कर ली कि हाँ 131 करोड़ में से ये गरीब है, ये गरीब है, ये गरीब है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी के आधार पर। तो ये हो गया हेड काउंट रेशो, कि आपने टोटल जनसंख्या में से एक फिगर आउट कर ली कि इतनी जनसंख्या, इसमें से ये लोग इस आधार पर गरीब। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जैसे मान लीजिए फुटपाथ पर रह रहे हैं, स्लम एरियाज में रह रहे हैं, सड़कों पर रह रहे हैं, एक डिग्रेडेड अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो वो हेड काउंट रेशो में काउंट हो गए। यानी जो गरीबी के पैरामीटर्स हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी, उसके आधार पर कैलकुलेट हो गए। ठीक है, और जो मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टीज हैं उनके आधार पर कैलकुलेट हो गए। 3 इंडेक्स बताया ना मैंने, 3 इंडिकेटर्स, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो वो और बेसिक रिक्वायरमेंट, उनके आधार पर सरकार ने करा कि भाई गिन लिया कि हाँ ये गरीब है, ये गरीब है, ये गरीब। तो एक हो गया हेड काउंट रेशो। तो हेड काउंट रेशो सिंपल है कि आपकी पॉपुलेशन में से कि भाई 131 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, इसमें से 100 करोड़ लोग, 60 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। सीधे सीधे डायरेक्ट काउंट कर लिया। तो उसी के आधार पर आप कहते हैं ना पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन हो गई बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, कि भाई इस काउंट के आधार पर या उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट करा, इस लाइन से नीचे वो पॉवर्टी के नीचे, और इस लाइन से ऊपर वो अप पॉवर्टी लाइन। तो देखिए पहले तो गिन लिया कि सीधे सीधे इतने गरीब हैं, लेकिन जब वो लाइन डिफाइन करनी पड़ी तो लाइन डिफाइन करने के लिए उनको एक इनकम का लेवल फिक्स करना पड़ा। भाई कितनी से इनकम नीचे कमाने वाले लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे माने जाएंगे। अब जैसे अभी सरकार ने कहा कि जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन देना है। भाई जनरल में तो अंबानी भी आता है, अगर उसकी कैटेगरी कम्युनिटी आती है जनरल, तो वो अमीर है। जनरल कैटेगरी में बड़े बड़े रिच आते हैं, ऐसे तो ओबीसी में भी आते हैं, एससी में भी आते हैं। लेकिन मैं अगर कहूं कि जनरल कैटेगरी में, तो सरकार ने कहा कि नहीं 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 भाई, अगर रिजर्वेशन देना है तो 8 लाख से जिसकी एनुअल या फैमिली इनकम कम है उसको आप गरीब मान सकते हो। जनरल कैटेगरी में 8 लाख से ऊपर जो है उसका एक इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है, उसका एक इनकम स्टैंडर्ड है। लेकिन 8 लाख से कम इनकम वाला जो पूरी फैमिली है, उसके नाम पे 1000 स्क्वायर प्लॉट ना हो, मतलब 1000 स्क्वायर यार्ड का से ज्यादा का प्लॉट ना हो, और 8 लाख की फैमिली इनकम से ज्यादा ना हो, तो उसको जनरल कैटेगरी में क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा, पिछड़ा हुआ माना जाएगा। गरीब मतलब पिछड़े हुए सेंस में। तो उसको क्या करते हैं, ऊपर लाने के लिए हम 10% रिजर्वेशन अनाउंस करते हैं। तो 103 अमेंडमेंट हुआ, ईडब्ल्यूएस आ गया। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, एक सेट करना पड़ा ना इनकम क्राइटेरिया। तो जब बात आएगी इनकम क्राइटेरिया की, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन, तो एक लाइन फिक्स करनी है, तो वो इनकम के आधार पर ही तो करोगे, करोगे। अच्छा ठीक है, फिर दूसरी चीज, अब एक लाइन आप सेट कर सकते हो इनकम के आधार पर, और साथ ही साथ उस आधार पर भी कि किसी के पास हेल्थ सर्विसेज कितनी है, उसकी एजुकेशनिंग कितनी है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उसके आधार पर भी देख सकते हो। लेकिन इन जनरल हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है
उसमें इनकम को ही प्रायोरिटी दी जाती है। भाई अगर आप बिलो पॉवर्टी बीपीएल कार्ड बनता है ना राशन कार्ड, तो बीपीएल कार्ड बनवाने जाओगे तो वहां पर कहता है कि इनकम सर्टिफिकेट लेकर आओ। सबसे पहली चीज होती है इनकम सर्टिफिकेट। तो हम मानेंगे, हम एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ध्यान रखेंगे, तो जब इनकम के आधार पर आप किसी को गरीब बोलोगे कि इनकम इतनी इनकम कमाने से नीचे वाला गरीब है और इससे ऊपर वाला गरीबी रेखा से ऊपर है, तो वो इनकम बेस्ड रेशो आ जाए। कि जब आप सीधे सीधे देख लो कि यार ये इनके पास इनका मकान कच्चा है, इनके पास बिजली नहीं है, ये झोपड़ियों में रह रहे हैं, है ना, इनके पास बेसिक एलपीजी कनेक्शन नहीं है। आपने ऑब्जर्व किया, जैसे आप जा रहे हैं एक सोसाइटी से, आपने देखा यहाँ 10 बड़े मकान है, पक्के मकान, उनके नीचे 3 छोटे छोटे झुग्गियां पड़ी हुई है, कच्चे मकान है, उसमें बिजली नहीं है, उसमें चूल्हे जल रहे हैं। तो आप कहोगे यार ये अमीर लोग, ये गरीब लोग। तो ये 3 फैमिली में रहने वाले 20 लोग गरीब। तो आपने क्या करा, हेड काउंट कर लिया उनकी स्थिति को देखते हुए। ठीक है, अब आपको कैसे पता कि वो बड़े मकान में रहने वाले लोग अमीर ही है, गरीब भी हो सकते हैं। ठीक है, उनका पक्का मकान देख के आप उनको अमीर समझ लिया, लेकिन जब आप उनकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में गए तो आपने देखा वहां पर दूसरी चीज। फिर आप वहां पर गए, उनकी इनकम फैक्टर को देखने लगे। यह मकान होने से ही कुछ नहीं होता, इनकम मैटर कर रही है। भाई एक टाइम पे मान लो रहा होगा मकान, अब स्टेज देखी जाए तो इनकम मैटर करेगी। तो वो क्या हो गया, इनकम के आधार पर। तो इनकम बेस्ड रेशो भी निकाला जाता है, उसी के आधार पर आपका बीपीएल का बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट निकलता है। समझ आएगा। और तीसरा है पॉवर्टी गैप रेशो। फिर देखा जाता है रिलेटिव पॉवर्टी के कंटेक्स्ट में। पॉवर्टी गैप रेशो कैसे देखा जाएगा कि जैसे मान लीजिए सरकार ने डिसाइड कर दिया कि भाई जिसकी 5 लाख से इनकम कम है एनुअल, तो गरीब, तो 5 लाख से ज्यादा है तो अमीर। तो अब देखा जाएगा कि 5 लाख से ऊपर कितने लोग हैं। जैसे मान लीजिए मैंने माना 50 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, और 5 लाख से नीचे कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। फर्क कितने का आ रहा है, 20 का। तो इन 20 लोगों की इनकम का या इन 50 लोगों की इनकम का इन 30 लोगों की इनकम से क्या गैप है। अगर मैं इस 30, अब देखिए क्या 30 के 30 लोग, ध्यान से देखना, मैंने मान ला कि इन्होंने कहा कि 50 लाख का एक 5 लाख का क्राइटेरिया सेट करा, तो क्या 30 के 30 लोग 5 लाख के आसपास हो सकते हैं, श्योर भी नहीं। अब देखिए मैं मान के चलता हूं एक की इनकम 4.8, एक की 4, एक की 3.5, इन 30 में से, समझ आ रही बात। तो अब देखिए किसी की 4.9 है तो फिर भी उसको गरीब कहा जाएगा, लेकिन अगर उसको 1,000 या 10,000 दे दिए जाए तो वो अमीर की कैटेगरी में चला जाएगा ना। तो इस गैप को देखा जाता है कि इस गैप, ये जो 5 लाख और एक 4.9 का गैप है ना, कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस लाइन के नियर है। अगर उनको थोड़ा सा बूस्ट कर दे तो हमारा ये आदमी दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में दुनिया के देशों की कैटेगरी में हम ऊपर आ जाएंगे। जो बिल्कुल बाउंड्री पर है उनको तो अपग्रेड कर सकते हैं, भाई इनकी इनकम को बूस्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे लोग तो ये क्या है, पॉवर्टी गैप देखा जाएगा। और फिर ऐसी, और ये लोग होते हैं मिडिल क्लास फैमिली। अब ध्यान से देखिए कि मान लीजिए 5 लाख का क्राइटेरिया सेट करा, अब किसी की 4.9 है और किसी की 5.1 है, तो वो भी तो बेचारा बिल्कुल आसपास ही है। तो ये भी ध्यान रखेगी सरकार कि ये वाला 4.9 की कैटेगरी में ना जाए। नहीं समझ रहे मेरी बात भाई। अगर देखिए अब जैसे मान लीजिए हमारा एमपीआई में या ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 100 है इस स्टेज में, अगर मानते हैं कि इस एक आदमी के या 4.8 या 4.7 4.6 इन दो आदमी के ऊपर जाने से हमारी रैंकिंग 98 हो सकती है, तो सरकार काम करेगी ना कि भाई इन दो की रैंकिंग बढ़ा दी जाए। तो ये गैप देखेगी ना कितना गैप है। तो ऐसे जो लोग होंगे उस आधार पर, गैपिंग के आधार पर जब एक को मेजरमेंट होगा तो उसको देखा जाएगा पॉवर्टी गैप रेशियो क्या है। समझ आ रही बात। अब मान लीजिए उस 30 आदमियों में
कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 2 लाख है, तो 2 लाख और 5 लाख के बीच में ह्यूज डिफरेंस है। तो इसको कवर कर पाना बहुत ट्रिकी काम हो जाएगा, बहुत लेंथी काम हो जाएगा। लेकिन इन 3 लोगों को इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना इतना हार्ड नहीं है। तो सरकार क्या करेगी, इस सेक्टर के विकास के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देगी। इनके लिए तो देगी ही देगी कि भाई ये तो अपग्रेड हो, लेकिन थोड़ा सा पुश, हल्का सा पुश लगने से ये लोग ऊपर चले गए। और फिर इनका भी ध्यान देगी कि जो 5.1 की कैटेगरी वाले हैं वो और ऊपर जाएं, ये नहीं कि वो नीचे आ जाएं। अब आप इनको बढ़ा रहे हो और इन पर ध्यान नहीं दे रहे, तो वो भी तो नीचे आएंगे ना। तो ये देखा जाएगा कि कितना गैप है, मार्जिन। तो मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि जैसे बीपीएल की बात करें तो मैक्सिमम पॉवर्टी का इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ये लाइन है तो सबसे ज्यादा भीड़ यहां मिलेगी आपको देखने को, सबसे ज्यादा भीड़ यहां मिलेगी देखने को बॉर्डर एरियाज में। जैसे कि एग्जाम में कट ऑफ लगती है 75 पे, जैसे कि एक कट ऑफ लगती है एग्जाम में 75 पे 100 में से, तो किसी के 76 नंबर है ना, किसी के 77 नंबर है, किसी के 74 है, किसी के 73 है, मैक्सिमम 74, 73, 72, 74, 73, 72, 74। बहुत कम बच्चे होंगे जिनके नीचे कम वाली लिस्ट होगी, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं, अगर एक टीचर देखे तो वो टीचर किसको फोकस करेगा, पहले इनको फोकस करेगा ना। भाई एक बच्चा 100 में से बिल्कुल रिजल्ट से थोड़ा सा नीचे रह रहा है, तो थोड़ा सा उसको हल्का सा पुशअप चाहिए, उस पर थोड़ा फोकस करके ध्यान दे लो। भाई जिसके 50 नंबर है, 50 से 75 तक पहुंचने में टाइम लगेगा, समझ पा रहे में। तो ये जो गैप देखा गया इसे ही बोलते हैं पॉवर्टी गैप। इस आधार पर कितना रेशो निकला, सरकार एक्सप्लेनेशन देगी तो ये कहेगी भाई देखो ऐसा है, पॉवर्टी का क्राइटेरिया 5 लाख का हमने रख रखा है, ये बीपीएल का है, लेकिन हमारे मैक्सिमम लोग 4.9 इनकम वाले हैं। अब तो उनको क्या करें, ऐसा नहीं है कि वो सारे गरीब हैं भाई, 5 लाख और 4.9 में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ हम उन पर काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे जल्दी। तो वो गैप देखा जाता है, इस आधार पर भी कैलकुलेशन होती है गरीबी की। समझ पा रहे हैं मेरी बात सभी। तो यहां पर हेड काउंट सीधे सीधे हेड गिन लिए कि भाई इतने गरीब हैं। इनकम बेस्ड हो गई कि इनकम के आधार पर कितने गरीब हैं, इनकम का क्राइटेरिया सेट कर दिया। और फिर पॉवर्टी गैप देखा गया कि जो एक इनकम का या किसी भी तरीके से जो उन्होंने सेट फिक्स कर रखा नॉर्म्स गरीबी रेखा का, उस रेखा से नीचे कितने हैं, और उनकी रेखा और उनकी इनकम, उनके स्टैंडर्ड, उनकी फैसिलिटी, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ का अमीर लोगों से या गरीबी रेखा से जो ऊपर लोग हैं उनसे कितना गैप है। मान लो मैं एक महीने में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने जा पा रहा हूं और वहीं मेरा पड़ोसी एक महीने में 10 बार जा पा रहा है, तो उसकी 10 विजिट और मेरी एक विजिट में 9 विजिट का अंतर है। और अगर एक तो हम कह रहे हैं कि भाई ये गरीबी है और अमीर है, और वहीं आप ये कह रहे हो कि एक 10 बार जा रहा है और एक 8 बार जा रहा है, तो भी 8 वाले को गरीब बोल रहे हो। फर्क है ना भाई, 8 वाले को क्यों गरीब बोल रहे हो, समझ पा रहे मेरी बात। हाँ लेकिन स्टैंडर्ड है कि भाई 10 से नीचे वाला गरीब माना जाएगा। तो अब 8 और 10 के बीच में 2 का गैप है, तो उस 2 विजिट का या 2 का जो गैप है उसको भरपाई करना आसान है। तो वो गैप देखा जाएगा, जब इस आधार पर कैलकुलेशन की जाती है गरीबी की, तो उसको पॉवर्टी गैप रेशियो मेथड बोलते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट? Absolute poverty is a stage in which a person is incapable to earn his basic needs। ठीक है,
अब तुमने कभी देखा है कि गवर्नमेंट किसी को पैसे देती है? ले भाई 4.9 है तेरी, ये ले 10,000 ले तो 5 लाख से ऊपर। अरे वो सोशल एक्टिविटीज करेगी, सोशल स्कीम्स लेकर आएगी, सोशल प्रैक्टिस करेगी, एक ही आदमी थोड़ी ना होगा 4.9 वाला। भाई उस स्टैंडर्ड के करोड़ों लोग निकल गए तो करोड़ों को 10,000 बांटेगी सरकार। भाई वो ये चाहेगी ना कि एक से अनेक हो, तो वो ऐसे स्कीम्स लॉन्च करेगी, ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करेगी कि वो अपने आप को अपग्रेड करे, स्किल इंडिया मिशन लेकर आएगी। ठीक है, मुद्रा स्कीम लॉन्च करेगी कि थोड़ा सा फाइनेंशियल गेन लेकर वो अपने आप को सेटअप डाल सके। ऐसा नहीं होता कि पैसा नहीं देती। ठीक है, और हेड काउंट वाले में क्या है कि ये तुम जो इतना कंफ्यूज हो रहे हो ना कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, हेड काउंट मतलब सिर्फ खोपड़े गिन लिए, व्यक्ति का चेहरा गिन लिए कि ये गरीब है, तो 131 करोड़ में से सिर्फ देख लिए उनके स्टैंडर्ड के आधार पर, तो स्टैंडर्ड में आप कुछ भी ले सकते हो। हमारी टोटल जनसंख्या इतनी है, इस जनसंख्या में से ये 50 लोग गरीब हैं। अब एक बात बताओ, मेरी क्लास में 20 लोग बैठे हैं, मेरी क्लास में 20 लोग में से मैं कहता हूँ 5 लोग निकम्मे हैं। क्यों है? उनकी एक्टिविटी देख रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ। तो सरकार भी उसी तरीके से कह रही है, तो भाई हमारी 131 करोड़ की जनसंख्या में से 100 करोड़ लोग गरीब है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड देख रही है, उनका इनकम पैटर्न देख रही है। अब जरूरी है कि इनकम पैटर्न डिस्क्लोज हो। मेरे घर के पीछे जहां हम लोग रहते थे, वहां झुग्गियों में रेड पड़ी इनकम टैक्स की, तो पता लगा झुग्गियों के नीचे से एक एक बोरी भर के सोना निकला है। उस झुग्गी के अंदर मल्टीप्लेक्स 50 इंची का टीवी लगा हुआ है, फ्रिज है, वो कहां से गरीब होगी? बिजली का बिल, बिजली के लिए काट वो कटिया डालते हैं, है ना? तो जब एक प्रॉपर स्टडी होगी, लेकिन जब सर्वे होता है तो सर्वे होगा, तो अब एक बात बताओ, फैमिली हेल्थ है सर्वे वाले आते हैं आपके घर पे, एनएसओ वाले आते हैं आपके घर पे, हाँ जी आपके घर में कितने लोग हैं? सर 10 लोग हैं। कमाते हैं, काम पे जाते हैं, हाँ जी 2 लोग जाते हैं। अब कुछ लोग तो क्या होता है कि रेपुटेशन स्पॉइल ना हो उसके लिए भी बोल देते हैं, 10 के 10 कमाते हैं। क्योंकि सबका मेंटल है कि भाई किस पर्पज से आया मुझे क्या पता। अब उसको क्या पता कि भाई डाटा हम जो करेक्ट देंगे या इनकरेक्ट देंगे उससे बहुत कुछ मैच मिसमैच होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी ना, तो हमारे यहाँ तो सारे नहीं ठल्ले हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर मैं बताऊंगा कमाते हैं तो सरकार ने कहीं हमसे कुछ ले ना ले। अब नहीं कमाते बताएंगे तो कहेंगे हाँ ठीक है सरकार। तो जरूरी है डाटा आपको करेक्ट मिले, फिर क्या होगा? प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी। तो किस वजह मॉनिटरिंग होगी? इनकम। लेकिन अगर जनरली पूछा जाएगा, हाँ भाई जाएंगे इस घर में 10 लोग हैं, हाँ वैक्सीनेशन हो गई, तो हाँ जी 10 में से 5 की होगी। जरूरी है वो डाटा जो दिया है, कौन सा किसी को कोई पैरामीटर है कि उसकी वर्बल जो उसने डायरेक्शन दी है, वर्बल इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट ही है कि नहीं? अब वो एक मूवी नहीं देखी, माला माल वीकली आई थी, जनगणना अधिकारी बन के जाता है, आपकी बीवी है, अब आपकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, वो फिर पिटता है ना उसी तरीके से। तो वो डाटा इंफॉर्मेशन क्या है? तो आप ये देखो कि इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी क्या है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करोगे, भाई आप जब अगर राशन कार्ड बनवाना है, तो राशन कार्ड बनवाना है कि तो एक बनता है पीला कार्ड, एक बनता है नीला कार्ड, एक बनता है हरा कार्ड। तो पीले कार्ड में क्या होगा कि चावल ज्यादा मिलते हैं, गेहूं ज्यादा मिलता है, अनाज ज्यादा मिलता है, पैसे ज्यादा मिलते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब आप देख जाएंगे राशन कार्ड बनवाने, तो राशन कार्ड 2 तरीके के होते हैं। एक बीपीएल कार्ड होता है, उसे पीला कार्ड बोलते हैं। उस पीले कार्ड में क्या होता है कि नॉर्मल कार्ड की तुलना में ज्यादा राशन और ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है, कम। अब जैसे नॉर्मल लोगों का कार्ड है, वो ग्रीन कलर का कार्ड होता है, शायद ग्रीन, हाँ ग्रीन कलर का कार्ड होता है। तो अब तो प्लास्टिक वाले आ रहे हैं, मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, मैंने देखा था ग्रीन कलर का कार्ड। तो उस ग्रीन कलर में कार्ड में मुझे अच्छे से याद है, और अभी भी उस कार्ड पर 5 किलो चावल और शायद 10 किलो गेहूं मिलते हैं। लेकिन वही अगर बीपीएल कार्ड पे जाओगे तो 25 किलो चावल और 50 किलो के आसपास गेहूं मिलते। तो फर्क हो गया ना।
तो वो बीपीएल, अब अगर किसी को बीपीएल बनवाना है तो कहेगा भाई इनकम सर्टिफिकेट लेकर आओ। अगर उनका इनकम सर्टिफिकेट होगा तो वो बनवाएंगे ना भाई। बीपीएल कार्ड बनेगा डॉक्यूमेंटेशन से। सिर्फ झुग्गी लगाकर, अगर अनिल अंबानी झुग्गी लगाकर सड़क पर बैठ जाए किनारे कि मैं झुग्गी में रह रहा हूं, मैं गरीब हूं, कैसे प्रूव करोगे? यू आर ए पावर पुअर। आपको डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी ना। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर आओगे। तो वैलिड डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर अनिल अंबानी भी प्रोड्यूस करता है कि मेरी इनकम 8 लाख से 5 लाख से कम है, तो उसका भी बीपीएल कार्ड बन जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो या यहाँ पर हेड काउंट करेंगे तो ओवरऑल ये देख लिया जाएगा, हाँ सोशल स्टेटस क्या है, हमारे देश की स्थिति क्या है। और फिर जब इनकम बेस्ड होगी और पॉवर्टी गैप होगी तब देखा जाएगा प्रॉपरली कि इनकम के आधार पर इसका कितना सिनेरियो है। अब उसमें क्या होगा कि इनकम कैसे निकाली जाएगी? कैलकुलेशन होगी छोटे स्टैंडर्ड से। पहले सैलरीड आ जाएंगे, सैलरीड का अलग खाता बनेगा। भाई सैलरी जो कमा रहे हैं उनका तो डाटा गवर्नमेंट के पास होगा, वो तो तुरंत निकल जाएंगे कि भाई हमारी 131 करोड़ में से 31 करोड़ सैलरीड है, वो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। ठीक है। फिर नॉन सैलरीड की बात आएगी, तो उसमें देखेंगे जो रजिस्टर्ड बिजनेस चला रहे हैं वो भाई इनकम टैक्स पे करते हैं ना। इनकम टैक्स जाता है नहीं जाता? जीएसटी जाता है नहीं जाता? तो ई स्टेट जीएसटी वैट इनसे भी तो इनकम का पता लगेगा। भाई जीएसटी उसकी प्रोडक्शन, उसकी टोटल सेल परचेज के आधार पर तो लगता है, नहीं लगता? उसके लिए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? भाई अगर जीएसटी में फैसिलिटीज चाहिए तो उसको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो वहां पर ये चीजों को समझो। तो इस आधार पर, तो इसलिए दिमाग ज्यादा मत लगाओ। हेड काउंट में आपसे पूछा जाएगा तो सीधे सीधे जी हमने नंबर ऑफ पर्सन गिर लिए, टोटल पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ पर्सन ये गरीब है। इनकम में एक इनकम का क्राइटेरिया फिक्स करा सरकार ने कि इससे नीचे वाले गरीब और इससे ऊपर वाले अमीर। और पॉवर्टी गैप में देखा गया कि इससे लिमिट के आसपास जो कितने हैं और उससे ऊपर कितने हैं, उनके बीच में क्या गैप आ रहा है। भाई एक को गरीब कह रहे हैं और एक को अमीर कह रहे हैं, उन दोनों के बीच में कितना गैप है, उस गैप के आधार पर कितने गरीब हैं हमारे पास। ठीक है। अब देखिए उसके आधार पर भी जब लिस्टिंग होगी तो मान लीजिए एक 100 रुपए कमा रहा है, एक 60 रुपए कमा रहा है, कह रहे हो कि ये वाला गरीब है और ये अमीर है, तो 40 रुपए का फर्क आ गया गैप। अब जरूरी है कि हर व्यक्ति में 40 का फर्क हो, तो किसी में 40 का होगा, किसी में 39 का होगा, किसी में 41 का होगा, 51 का होगा, तो उसके आधार पर लिस्टिंग करोगे आप फिर। तो वो गैप रेशो के आधार पर जब लिस्टिंग होगी, पॉवर्टी कैलकुलेट होगी, तो उसे पॉवर्टी गैप रेशो कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी? पॉवर्टी 3 प्रकार की होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी एंड देन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। पॉवर्टी को मेजर करने के लिए ये है, नीचे नोट डाल के लिखें तेंदुलकर कमेटी एंड रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी एंड रंगराजन कमेटी were established to provide suggestions on poverty along with अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये दोनों कमेटी मेनली बनाई गई थी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। तो उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ गरीबी पर भी अपने विचार दिए। भाई जो बेरोजगारी को मेजर कर रहा है तो गरीबी वाले स्टैंडर्ड को भी मेजर करेगा, डाटा कैलकुलेट करेगा। इन दोनों कमेटी को मेजरली बनाया गया था
किसके लिए? अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इन्होंने पॉवर्टी पर भी अपने सुझाव दिए। तेंदुलकर कमेटी एंड रंगराजन कमेटी वर एस्टैब्लिश्ड टू, क्या लिखा है? एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड सजेशंस ऑन पॉवर्टी एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड नोट डालो बेटा, नीति आयोग 2015 में बना है, ये कमेटी बहुत पुरानी है, ठीक है, तो इतना मत परेशान हो। कब आई थी आपसे कोई नहीं पूछेगा, नीति आयोग तो अभी बना है। लिखो गिनी कोएफिशिएंट नीचे नोट डाल के। इट इज अ इंडेक्स it is an index which measures it is an index which measures it is an index which measures number of persons which measures number of persons on the basis of income inequality, on the basis of income inequality। तो आपसे पूछा जाएगा कि गिनी कोएफिशिएंट का संबंध किससे है, क्या मेजर करते हैं, तो इनकम इनइक्वालिटी यानी पॉवर्टी से संबंधित है। गिनी कोएफिशिएंट इज ए ग्राफ, इट इज ए इंडेक्स which provides the data of related poverty based on income inequality। ठीक है, तो ये दो चीज हो गई आपकी। अगली हेडिंग, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। कोई बताएगा बेरोजगार किसे कहते हैं? मैं लिखवा चुका हूं पहले भी। सिंपल सी बात, आप लोग अनएम्प्लॉयड, काम करना चाहते हैं, काम करने के योग्य भी हैं, मिल नहीं रहा, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्टेज है कि जिसमें क्या है, एक व्यक्ति काम करना चाहता है, ही इज विलिंग एंड कैपेबल, अनएम्प्लॉयमेंट दिखा रखा है ना। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक स्टेज है। इस स्टेज में क्या है, एक व्यक्ति काम करने का विलिंग है, एलिजिबल है, तो लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, उसे काम नहीं मिल रहा, उसे जॉब नहीं मिल रही। A person is willing to work but not getting job। तो योग्य भी है और विलिंग भी है, दोनों यहाँ चीज आती है, तो उसे कहते हैं बेरोजगार। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। लेकिन देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सच एज, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सच एज
नंबर एक विलफुल, नंबर एक विलफुल, तो विलफुल में क्या होगा? एलिजिबल है, काम भी मिल रहा है। जो विलफुल की बात करेंगे तो विलफुल में क्या होगा? एलिजिबल है, उसको काम भी मिल रहा है, बट क्या है? नॉट विलिंग, तो वो विलफुल हो गई। एलिजिबल है, काम भी मिल रहा है, विलिंग नहीं है, तो शॉर्ट में लिख लीजिए बस, वो हो गई विलफुल। There are many types of unemployment, such as number one, willful. नंबर दो लिखें स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, एक फैक्ट्री है, शॉर्ट में लिख लीजिए, एक फैक्ट्री में 10 मशीन्स काम कर रही हैं, इन 10 मशीन पर 50 आदमी लगे हुए हैं। अब 10 मशीन पर 50 पर्सन, तो एक मशीन पर कितने? 5, एज एन एवरेज 5 हो गए। अब 10 मशीन में से क्या हुआ कि 2 मशीन खराब हो गई, ठीक है, तो ये क्या हुआ? डैमेज हो गई। अब डैमेज हो गई तो 2 मशीन खराब होने की वजह से 10% फायर्ड फ्रॉम द जॉब, 10 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया 2 मशीन खराब होने की वजह से। तो ये क्या हुआ? इस फैक्ट्री के स्ट्रक्चर में चेंज आया। तो देखिए आप यहां पर लिखेंगे इट इज अ स्टेज इन विच it is a stage in which unemployment occurs due to structural change of economy, financial stage, etc। उसके इकोनॉमी में परिवर्तन आया, फाइनेंशियल स्टेज में परिवर्तन आया, और बहुत सारी चीजें जैसे मशीनरी, ये वो एसेट्स वगैरह, उन सब में परिवर्तन। तो स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिलता है। बाजार चल रहा है, बाजार बंद हो गया, स्ट्रक्चर में चेंज आया। 10 मार्केट में से 2 मार्केट बंद हो गए, सरकार ने किसी रीजन से बंद कर दिए, तो 2 मार्केट में काम करने वाले लोगों की नौकरी गई, उनका रोजगार गया, तो वो बेरोजगार हो गए, तो स्ट्रक्चर में चेंज आया।
मेरी 10 फैक्ट्रीज चल रही हैं, मैंने 10 में से 5 फैक्ट्री बंद कर दी, मैं 5 ही चलाना चाहता हूँ, स्ट्रक्चर में चेंज आया तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। समझ आई बात? तो ये लिख लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में। ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल हो गया। नंबर 3 लिखे सीजनल या साइक्लिक। नंबर 3 लिखे सीजनल पब्लिक साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी या चक्र बेरोजगारी। तो it's occurred due to the change of season or cycle of production। अब सर्दियां आ गई, विंटर आ गई, तो सर्दियों में जब सर्दियां आ गई तो जो गर्मी वाली चीजें थी जैसे आइसक्रीम, इसका प्रोडक्शन बंद हो गया, मैक्सिमम लेवल पर बंद हो गया, इससे जुड़े हुए लोग बेरोजगार हो गए, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग बेरोजगार हो गए। फिर ऐसी जो फसलें हैं जैसे आम, गर्मियों में आते हैं, तो आम के बागीचे जो रखने वाले लोग थे, आम की खेती करने वाले लोग थे, वो बेरोजगार हो गए। तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। अब जैसे सर्दी आ गई तो एसी इंडस्ट्री ठप हो गई, फ्रिज इंडस्ट्री बंद हो गई, डाउन हो गई। उससे जुड़े हुए लोगों को एक जो नॉन टेक्निकल क्षेत्र में है, जो अनरजिस्टर्ड है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं, वो बेरोजगार हो गए। भाई क्या होता है कि जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसको तो नहीं छेड़ा जाता है, लेकिन जो नॉन परमानेंट है उसको क्या कर दिया जाता है, टाइम के लिए स्किप कर दिया जाता है। समझ आ रही बात? कई बार क्या होता है कि स्टाफ की शॉर्टेज, अब जैसे गर्मी आएंगी तो एसी रिपेयरिंग का काम बहुत चल जाएगा, सर्विसिंग रिपेयरिंग का काम चलेगा, तो क्या होता है परमानेंट स्टाफ हो जाता है कम। तो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कंपनियां इंजीनियर्स को हायर करती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि परमानेंट करेंगे तो उनको पीएफ देना पड़ेगा, फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, मेडिकल ये वो, सैलरी फिर अप टू द स्टैंड देना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में क्या है कि अपना एक मार्जिनल रेट पर उनको हायर कर लिया, ठीक है, एक सीजन के लिए। अब वही चीज है, जैसे मान लो आपसे कहूं कि सर्दियों में या आप कोई चीज यूज कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, तो आप क्या करेंगे, परमानेंट ना खरीद के लाने के लिए किराए पर लिया है। जैसे आपको अपने घर में छेद करना है दीवार में ड्रिल, तो ड्रिल मशीन थोड़ी ना खरीद के लाओगे जाके, भाई 10 रुपए में घंटे के लिए किराए पे मिलती है, तो आप 10 रुपए में घंटे के लिए किराए पे ला के ड्रिलिंग करके वापस दे दोगे उसको। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इसी तरीके से क्या होता है, सीजनल जॉब्स क्रिएट होती हैं और चली जाती हैं, तो वो क्या हो गई, सीजनल या साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, कि मौसम के साइकिल या प्रोडक्शन के साइकिल के में चेंज आने के कारण जनरेट होती है।
चेंज ऑफ सीजन और साइकिल ऑफ प्रोडक्शन। लिख लिया? तो ये हो गई सीजनल। नंबर नेक्स्ट लिखें, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। होल्ड कीजिए एक सेकेंड। तो हिडन देखते हैं। तो हिडन में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर एक फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं और उनका प्रोडक्शन 100 यूनिट है, और मीनवाइल उसी फैक्ट्री में 12 लोग आ जाते हैं और उनका आउटपुट भी 100 है, तो ये जो 2 लोग हो गए वो छुपे हुए बेरोजगार हो गए। इनका प्रोडक्शन, जो 2 लोग एक्स्ट्रा हो गए वो भी 12, 10 भी 100 आउटपुट दे रहे हैं और 12 भी 100 आउटपुट दे रहे हैं, तो 2 लोग हो गए छुपे हुए बेरोजगार, जिसे आप एक तरीके से कामचोर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां इस तरीके की, अब जैसे मान लीजिए खेत है, अब इस एक खेत में एक किसान लगा हुआ है, तो भी 50 बोरियां प्रोड्यूस हो रही हैं, और उस किसान की पूरे 5 लोगों की फैमिली यानी 6 लोग लगे हुए हैं, तो भी अनाज 50 बोरी का ही हो रहा है। तो 1 + 5, तो ये 5 लोग कैसे हुए? हिडन अनएम्प्लॉयड हुए, छुपे हुए बेरोजगार हुए। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? मार्जिनल आउटपुट इज 0। A stage in which marginal output is 0 is called hidden in unemployment। या आप ये एग्जांपल लिख लीजिए, 10 आदमी 100 यूनिट, 12 आदमी भी 100 यूनिट, तो ये छिपी बेरोजगारी हो गई 2 लोगों की। यहाँ पर स्टेज इन विच मार्जिनल आउटपुट इज 0, तो ये देखिए यहाँ पर मार्जिनल आउटपुट क्या हुआ? 0 हो गया। समझ आई बात? तो ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। और कौन सी लिखाई थी इसके अलावा? यही मेन थी, 4 मेन, इन्हीं से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं आपसे पूछूं, दोनों में क्या अंतर है? आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज लेबर फोर्स और व्हाट इज वर्क फोर्स। मेन क्या होता है कि इफेक्ट ऐसे ही जाता है, लेबर का मतलब जबरदस्ती काम कराने वाला। तो यहाँ पर दूर दूर तक नहीं सोचते और वहां पर बच्चे फेल हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप एक जनरल मुझे बताएं कि कितने साल से कम उम्र के लोगों से काम कराना इलीगल है? कितने साल के उम्र के लोगों से काम कराना इलीगल है? 14 साल तक। तो अगर मैं कहूं कि 14 साल से ऊपर का व्यक्ति 15 साल का है, वो लेबर के योग्य है एज पर लॉ, एज पर लॉ लीगल है, लीगली वो 15 साल का काम कर सकता है। वो एक कंडीशन अलग है, लेबर के रूप में वो यूनिट के तौर पर यूज होगा। और कितने साल तक?
60 साल तक, और कुछ केसेस में 65 साल। सुप्रीम कोर्ट में 65 साल है ना, तो हम ये कहेंगे कि 15 से 65 साल का हमारा हो गया लेबर फोर्स। अब इस उम्र के जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया में, 131 करोड़ की जो जनसंख्या है, इसमें से इस कैटेगरी के लोग हैं। तो आपसे पूछा जाएगा एक देश की लेबर फोर्स कितनी है, तो आप किस कैटेगरी के लोग देखोगे? अब आपको ध्यान देना है कि किस देश, मतलब हमारी क्या है, हमारी लेबर फोर्स ज्यादा है लेकिन वर्किंग फोर्स कम है। हमारी लेबर फोर्स ज्यादा है, तभी तो स्किल इंडिया मिशन चलाया। हमारी सरकार को पता है हमारी लेबर फोर्स ज्यादा है, और लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड सेक्शन ज्यादा है। भाई 15 से 65 साल वाला व्यक्ति काम कर सकता है, और ऑन सर्टेन केसेस में मैं माना 60 वाले ज्यादा ग्रुपिंग होंगे। भाई कुछ ही जगह 65 साल है ना, लेकिन एक 15 से 60 वाला एक क्राइटेरिया है ना, वर्किंग क्राइटेरिया। तो 15 से 60 तक की उम्र के लोगों का ये वर्किंग फोर्स हो गया हमारा, और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी। इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इंडिया इज रिच इन डेमोग्राफिक डिविडेंड, बट ऑन अदर हैंड द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज नॉट यूटिलाइजिंग प्रॉपरली इन इंडिया। हमारे देश की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो रिच है, यानी हमारे देश का लेबर फोर्स अच्छा है, बट वर्क फोर्स इज नॉट गुड। अब इसमें से, इस ग्रुप के लोगों में से काम करने वाले लोग इन परसेंटेज कम है, और जो आपका अनएम्प्लॉयड है वो परसेंटेज ज्यादा है। अब आप इसमें से लेबर फोर्स में से देखोगे कि जो लोग काम पर कर रहे हैं वो वर्क फोर्स हो गई आपकी, और जो नहीं कर रहे वो बेरोजगारी वाली कैटेगरी में आ जाएंगे आपका। समझ आई बात? नहीं समझ आई बात? अब ध्यान से देखिए, जो वर्क फोर्स की कैटेगरी देखोगे तो वर्क फोर्स में आप सीधे सीधे ले लोगे 18 साल से ऊपर और 60 साल तक, तो एक सीधे आपका वर्क फोर्स का क्राइटेरिया आ गया। और उसके बाद आप देखोगे इसमें से कितने लोग हैं जो जॉब पर हैं और कितने लोग नहीं है। तो लेबर फोर्स 15 से 60 साल या 65 साल, एज पर योर एग्जाम्पल जो ऑप्शन होंगे 4, और वर्क फोर्स 18 से 60 हो गई आपकी। इसमें से फिर ये देखा जाएगा कि एम्प्लॉयड कितने हैं और अनएम्प्लॉयड कितने हैं, वो अलग मैटर है। तो लेबर फोर्स का लिख लीजिए 15 से 60 ऑब्लिक 65 कर लेना, 15 से 60 ऑब्लिक 65 ईयर, ये हमारी लेबर फोर्स है। और वर्क फोर्स में 18 से 60 लिख लीजिए, ऑब्लिक 65 कर लेना, तो भी कोई इशू नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को यहां तक? बेटा 15 से 65 साल 60 साल तक का जो एज ग्रुप है उसे लेबर फोर्स बोलेंगे, और 18 से 65 का जो है उसे वर्क फोर्स बोलेंगे। दोनों ही सही है। अगर आपसे बोले लेबर फोर्स कितनी है इंडिया की, तो आप इस कैटेगरी में काउंट करेंगे, और अगर वर्क फोर्स देखोगे तो उस कैटेगरी में काउंट करेंगे। और वर्क फोर्स में फिर आप देखोगे 2 कैटेगरी निकलेगी, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। बेटा वर्क फोर्स लेबर फोर्स के अंदर ही तो है, तो अगर जितनी लेबर फोर्स हमारी स्ट्रांग होगी उतना अच्छा होगा। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड रिच है तो कंडीशन अच्छी होंगी सारी चीजें, तो इसलिए डेमोग्राफिक डिविडेंड पर बात की जाती है। समझ आ रही बात? तो ये हो गया हमारा। अब इसमें एक सेक्शन रह गया है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसके मेथड्स क्या क्या हैं, काउंट उसके मेजर करने के। ठीक है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट का टॉपिक है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इट इज नॉट अ बिग डील। आपका मेन है ये वाला सेक्शन।
कि इसकी डेफिनेशंस, व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। ये हमारे दोनों टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट आप समझिए, ठीक है। अब जो हमारे इसके बाद टॉपिक रह जाते हैं, उसमें आपका जो है एक टॉपिक है बजट, डेफिसिट एंड रेवेन्यू, एक टॉपिक ये वाला है, ठीक है। इसमें सारी चीज देखेंगे। दूसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें आप देखोगे ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा टॉपिक ये रह गया आपका। और तीसरा टॉपिक है टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक चौथा छोटा टॉपिक है वेरियस इंडेक्सेस, एंड उसको क्या बोलेंगे, ग्राफ्स ऑफ इकोनॉमी। तो बस ये 4 टॉपिक आपके रह गए हैं इकोनॉमी में। हाँ, वही जो ग्राफ्स हैं, कर्व हैं, ग्राफ एंड कर्व, ये 4 चीजें हैं जो मेन है। इसको समझेंगे, आपकी इकोनॉमी के मेन से सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, वही लॉरेंज कर्व जो आप बोल रहे हो, वो सब कर्व वाले में आ जाएंगे, फिलिप्स कर्व, लॉरेंज कर्व, जे कर्व, डी कर्व, यू कर्व, ठीक है। वो सारी चीजें हम देख लेंगे। अब इसमें से अभी तक के डिस्कशन में किसी का कोई डाउट तो बताइए मुझे। क्लियर है सभी को? बेटा जब कर्व की क्लास हो जाएगी ना, तो कर्व की क्लास के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि किससे संबंधित है किससे नहीं, सब क्लियर हो जाएगा। किसी का डाउट? हाँ बेटा सही है, आपने जो आंसर देखा है वो सही है, ठीक है। पॉवर्टी से रिलेटेड है, लेकिन खाली पॉवर्टी नहीं है, उसके अलावा भी चीजें हैं, तो वो मैं बताऊंगा आपको। अगर एक ऑप्शन है कि पॉवर्टी, तो पॉवर्टी लगा सकते हो, सिर्फ एक ऑप्शन है। अदरवाइज पॉवर्टी के साथ साथ और भी चीजें, वो हम डिस्कस करेंगे टू द टॉपिक। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडिंग, बी सेफ एट योर होम।